और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी चुनाव से ये बड़ी खबर है और आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। सबसे पहले 2 फेज की लिस्ट आ सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि किसको मिलेगा कहां से टिकट और किसका पत्ता कटने वाला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, एतमादपुर से राम प्रताप का टिकट कट सकता है, धर्मपाल सिंह का भी टिकट कट सकता है, जलेसर से संजीव कुमार दिवाकर को टिकट मिलेगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, लिस्ट आने से पहले एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फतेहपुर सिकरी से उदय भान का टिकट कट सकता है, मथुरा से श्रीकांत शर्मा को टिकट मिलेगा। ये इस वक्त बड़ी खबर, छाता से चौधरी लक्ष्मीकांत को टिकट मिलने वाला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जो 3 दिनों से बाकायदा मंथन चल रहा था, जिस मीटिंग में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, उसमें किसको कहां से टिकट मिल सकता है, यह लिस्ट आने से पहले एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हापुड़ से विजयपाल को, अलीगढ़ से राजकुमार सहयोगी को टिकट मिल सकता है, गाजियाबाद के सभी विधायकों को टिकट। ये सबसे पहली जानकारी न्यूज 18 के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी बैठक के जरिए बड़े नामों को तय किया गया है और किसका पत्ता कट रहा है, ये तमाम बड़ी बातें सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की 2 फेज की लिस्ट आने वाली है, उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है, लेकिन किसके नाम पर मुहर बीजेपी के हिसाब से मंथन के जरिए किस चेहरे को जिताऊ कैंडिडेट माना गया है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी, श्रीकांत शर्मा मथुरा से उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी जो कयासबाजी चल रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से लड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है। उनका अयोध्या को लेकर कंफर्म हो चुका है और इस बीच श्रीकांत शर्मा मथुरा के चेहरा हो सकते हैं। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल को टिकट मिलेगा, अमरोहा से राम सिंह सैनी को टिकट मिलेगा। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले इस वक्त हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बाकायदा नाम के हवाले, और ऐसे कई उम्मीदवार होंगे जो इस वक्त जानना चाहते हैं कि आखिर उनको कहां से टिकट मिल रहा है। तो न्यूज 18 का स्क्रीन देखिए, हम सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा का, बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी यतेंद्र अब अपने दर्शकों के पास पहुंचा रहे हैं और इस वक्त उन चेहरों का नाम बता रहे हैं जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है। देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो बीजेपी जारी करेगी आज शाम तक या कल जारी करेगी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के पास वो एक्सक्लूसिव लिस्ट आ गई है। जो पहले 2 चरणों के जो टिकट हैं, जो बीजेपी ने कल मंथन किया था, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मंथन किया था, लगातार 3 दिनों से मंथन चल रहा था, फिर मोहर लगाई गई और वो लिस्ट अब न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव है, जिसमें साफ है कि फतेहपुर सीकरी, जो आगरा की फतेहपुर सीकरी है, वहां पर जो उदय भान सिंह विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पूर्व लोकसभा सांसद फतेहपुर सीकरी से जो चौधरी बाबूलाल थे उनको टिकट दे दिया गया है। और मार्च से इस बार राजेश चौधरी चुनाव लड़ेंगे। वहीं मथुरा जो सदर सीट है, मथुरा वृंदावन, वहां से एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को टिकट दिया गया, क्योंकि अटकलें चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उन सभी अटकलों को खारिज करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री और जो वहां से विधायक है श्रीकांत शर्मा के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया। एक और मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मीकांत, उनको भी वहां से दिया गया। लेकिन गोवर्धन सीट है, जहां से कारिंदा सिंह विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया है। इसी तरह से कोल और खैर विधानसभा सीट से अनूप वाल्मीकि और अनिल पारासर जो विधायक सिटिंग है, उनको टिकट रखा गया। ऐसे बरौली से भी एक टिकट काटा गया, चौधरी दलवीर सिंह का जो बरौली से काट दिया गया है। ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट दिया गया। ऐसी नौगांव सादात से जो चेतन चौहान जो प्रख्यात क्रिकेटर थे, उनकी पत्नी संगीता चौहान, उनका टिकट काट दिया गया है। ऐसे कई टिकट बीजेपी ने इस बार काटे, जिनका फीडबैक अच्छा नहीं था। तरीके से यतेंद्र नाम बता रहे हैं, इस बीच मैं इससे ही जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि सबकी निगाहें इन दिनों इस बात पर टिकी हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। इस लिस्ट को ही देखकर, जो आपके जरिए हम दर्शकों को बता रहे हैं, उस लिस्ट को ही देखकर बकायदा समझ में आ रहा है कि बीजेपी में कितने चेहरों का टिकट कटने वाला है, किन किन विधायकों के लिए एंटी इनकम्बेंसी है
और जो फीडबैक रिपोर्ट बीजेपी के पास है उसके आधार पर काम किया जा रहा है। और इस लिस्ट को देखकर बाकायदा समझा जा सकता है कि आखिर क्यों भगदड़ की स्थिति है एन चुनाव की तारीखों से पहले। यतेंद्र, फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी और यही पहलू हम आपको समझा भी रहे हैं। जी यतेंद्र, जी जी बोलिए। देखिए बिल्कुल जो सर्वे किए गए थे और उन विधानसभा सीटों पर आकलन अलग अलग मापदंड के हिसाब से किया गया था, जिसमें जो उम्मीदवार है उसकी अपनी व्यक्तिगत छवि की है कैसी है, इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं को वो धरातल पर कितना ले गए, प्रदेश सरकार की योजनाओं को वो धरातल पर कितना ले गए, उनका व्यवहार आम जनता के प्रति कैसा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार अपने सांसदों को और कई बार विधायकों की मीटिंग में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि व्यवहार सही रहना चाहिए अपने कैडर के प्रति, अपनी जनता के प्रति। तो ऐसे कई तरह के मापदंड बनाए गए थे और जो इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरा उनका टिकट काटने से संकोच नहीं किया। और साफ तौर पर कई जो वरिष्ठ नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी आलाकमान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया कि जो सिद्धांत हैं पार्टी के, जो मापदंड तय किए गए हैं, जो उन पर खरा नहीं उतरेगा, पार्टी उनका किसी भी हालत में साथ नहीं देगी, कोई संकोच नहीं करेगी। क्योंकि मिशन सीधा साफ है बीजेपी का कि एक बार फिर से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आनी है और ऐसे में अगर उनको अपने वरिष्ठ नेताओं के और अपने विधायकों के टिकट काटने पड़े तो वो संकोच नहीं करेंगे। तो ऐसे कई विधायक है जिनका टिकट काट दिया गया। लेकिन एक बड़ी खबर इसमें यह भी है कि गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा के आसपास की सीटें हैं, गाजियाबाद जिला, मुजफ्फरनगर और बागपत जिला, इनमें किसी भी सिटिंग विधायक की टिकट बीजेपी ने नहीं काटी है। वहां जितने भी बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं उन सभी को फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। जी यतेंद्र, अब ये पहलू मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बकायदा सबका नाम ले लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके अलावा धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान। ये तीन वो मंत्री जिन्होंने पाला बदल लिया, समाजवादी पार्टी को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन जा सकते हैं, इसी संभावना जाहिर की जा रही है और इन्हीं को लेकर ज्यादा चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है यतेंद्र, जो आप बेहतर बता पाएंगे, उसमें यह चर्चा है कि किसी को अपने बेटे को टिकट चाहिए था, किसी को यह खतरा था कि उनका टिकट कट सकता था। उसमें से तीसरे चेहरे ऐसे भी हैं जिनको अपनी सीट बदलनी थी और जब ये सारी शर्तें बीजेपी ने नहीं मानी तो सीधे पाला बदल लिया। और जो कि हमें आने वाले दिनों में जब सेकंड थर्ड फेज की जो लिस्ट आएगी उसके जरिए ये तंत्र पता भी चल जाएगा कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रही है टिकट के बंटवारे को लेकर। देखिए बिल्कुल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने हर विधानसभा सीट पर मंथन किया और मंथन पहले से भी जो फीडबैक आ रहा था उसको भी लेकर बीजेपी लगातार अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, जो बीजेपी आलाकमान है, जो कोर ग्रुप है, उनके साथ राय मशवरा कर रही थी। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो चाहते थे कि एक बार फिर से उनके बेटे को टिकट दिया जाए। 2017 में भी उनके बेटे को टिकट मिला था लेकिन वो खुद जो बेटा है वो हार गए थे। लेकिन इस बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन पर बीजेपी आलाकमान पर प्रेशर बनाना शुरू किया। इसके साथ ही वो चाहते थे कि उनके ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं योगी सरकार उनको वापस करे। तो साफ कर दिया गया था कि ना मुकदमे वापस होंगे क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और जहां तक बेटे की बात है तो उसको भी टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान का भी यही था कि वो चाहते थे कि सीट चेंज कर ले क्योंकि उनका जो फीडबैक आया था, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई थी, उस सर्वे रिपोर्ट्स में वो हारते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो इसी सीट पर लड़ना है, सीट नहीं बदली जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अगर काम करते जनता का, अगर अपना व्यवहार सही रखते और जो डबल इंजन की सरकार है उसके प्रति उसके जो काम है वो अगर लोगों तक ले जाते तो ये नौबत नहीं आती। तो बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया कि इस प्रेशर में वो नहीं आएंगे अगर उनको पार्टी छोड़नी है। जो बीजेपी सूत्रों का दावा है कि उनको पहले से ही पता था और इस वजह से वो किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आए और इस वजह से वो पार्टी छोड़कर चले गए। जी चलिए, आने वाले दिनों में क्या होता है उनकी पार्टी छोड़ने का असर और ओबीसी समाज को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये तीनों ही बड़े चेहरे जो कि मंत्री भी रहे हैं बीजेपी में, वो अब पाला बदल चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताती है, पहलू मैं आपको समझाऊंगी ओबीसी समाज को लेकर क्या असर होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी इस वक्त की खबर है, दिल्ली में 3 दिनों के मंथन में बीजेपी ने 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और कहां-कहां से किसके चुनाव लड़ने की संभावना है ये भी हम आपको बताते हैं।
सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी चुनाव लड़ सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी। दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को पहले ही तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है वो सीधे कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता है। मैं एक परिवार का हिस्सा हूं, एक पार्टी का हिस्सा हूं, और ये पार्टी जहां से भी तय करेगी, जिस भी इलाके से तय करेगी, चाहे वो अयोध्या हो, गोरखपुर हो। अब तो हालांकि गोरखपुर की चर्चा नहीं चल रही है, अयोध्या पे बात आकर क्लियर हो चुकी है। और मथुरा को लेकर जो श्रीकांत शर्मा का नाम आ गया है, उससे मोटे तौर पे तस्वीर साफ हो चुकी है कि श्रीकांत शर्मा अगर मथुरा से लड़े तो योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या का रुख करेंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। और इस वक्त अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, 3 दिनों का मंथन, और 3 दिनों के मंथन के जरिए बीजेपी ने उन जिताऊ कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लगा दी है जो चुनावी माहौल में सत्ता की राहें तय करने वाले हैं। अमित, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि कुछ लोगों का पत्ता कट रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बीएसपी से, वो समाजवादी पार्टी से, वो कांग्रेस पार्टी से डीलिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कुछ नेताओं ने की भी है। देखिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कल 8 से 10 विधायकों के साथ अचानक शाम को पहुंच गया अखिलेश यादव के पास, और अखिलेश यादव से उसके बाद उन्होंने घंटों मुलाकात की। वो विधायक 8 से 10 विधायक भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। उसके बाद खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, और पहले भी उन्होंने ऐलान किया था कि वो जिस पार्टी में जाएंगे वो 14 तारीख यानी आज के दिन वो तय होगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल मिले वो पत्ते अपने नहीं खोल रहे थे, लेकिन ये साफ था, ये तय था कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और ये जिस तरीके से कल मुलाकात हुई है वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन भी कर रहा है। दूसरी चीज, दारा सिंह चौहान जो कि हाल ही में अभी योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, और जिस तरीके से गोरखपुर के एक पार्षद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दारा सिंह चौहान बालू माफिया हैं, और जिस तरीके से वो बालू का खनन कर रहे थे उसको लेकर उनको काफी बदनामी हो रही थी, और इसी वजह से पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी। और यही वजह है कि जब पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा कब दिया? जब आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका लागू हो गया, तब जाकर इस्तीफा दिया। यानी जब तक आपको सरकार से जो फायदाएं लेनी थी, उनका साफ साफ आरोप था गोरखपुर के पार्षद का कि जो फायदाएं लेनी थी उन्होंने फायदा लिया। इसी तरीके से तमाम दूसरे नेताओं ने भी किया कि जिन्हें सरकार से फायदाएं चाहिए थी उन्होंने फायदा लिया, 5 साल सरकार में रहा, ये आरोप है उन पर। और जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा वो उन्होंने दूसरे पार्टी का रुख थाम लिया। जी अमित, मैं आपका फिर से रुख करती हूं क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। तो साफ है कि बीजेपी इस बार यूपी में 300 के पार का टारगेट लेके चल रही है, और 300 के पार के टारगेट को लेकर चलने का मतलब क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। और जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है, जो रणनीति रही है, उसके जरिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से अपडेट दे रहे हैं। यानी बीजेपी दफ्तर दिल्ली से यतेंद्र शर्मा हमारे साथ बता रहे हैं कि बीजेपी आखिर किन के नामों पर मुहर लगा रही है। और इस बीच अमित सिंह हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, और लखनऊ में आज क्या हलचल है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि आज की तारीख में हम कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वो क्या करने वाले हैं? वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी। ये तस्वीर साफ हो चुकी है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट कर दिया है। वही नहीं, उनके बाद जितने लोगों ने इस्तीफा दिया है उनका भी सब क्लियर है कि वो कहां जाने वाले हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात क्या होने वाली है अमित? देखिए, बड़ी बात यही होगी आज लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सहयोगी विधायकों के साथ जिन्होंने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, वो जाके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी प्रथम और सेकंड फेज का जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी हो सकती है। जो बीते कल शाम को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने लिस्ट जारी किए हैं, 29 नामों का लिस्ट जारी किया है। और जिस तरीके से पहले खबरें आ रही थी कि इस बार फर्स्ट और सेकंड फेज का जो लिस्ट आएगा उसमें अल्पसंख्यक कैंडिडेट कम होंगे, लेकिन जो 29 नाम है, 29 नाम में से 10 नाम अल्पसंख्यक कैंडिडेट के हैं। और जिस शख्स को कैराना से टिकट दिया गया है उस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो माफिया है। इस बाबत समाजवादी पार्टी सफाई दे रही है। हालांकि वो 2012 से 17 तक वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आज जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी, हालांकि पहले ही साफ हो गया है कि बिल्कुल अमित, आप जो बता रहे हैं उन बातों पे हम फिर से फोकस करेंगे और आपके जरिए समझेंगे भी कि आज लखनऊ में सबकी निगाहें क्यों है, आज क्या होने वाला है बड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 14 तारीख को मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, और उनका लहजा कितना सख्त हो चुका है ये हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। लेकिन इस बीच अब हम आपको एंगल बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी
यूपी में 300 सीटें जीतने की है, तो आखिर क्यों? यूपी में 300 के पार सीटें जीतने के लिए कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतार सकती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जिन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो चुकी है। यही नहीं, कई बार ये भी खबरें सामने आई कि वो गोरखपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं, कोर मेंबर्स आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो सभी चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं दिनेश शर्मा लखनऊ से उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। और सीधे एक बार फिर हम अपने सहयोगी अमित सिंह का रुख करेंगे। अमित, चुनावी माहौल में वो तीन बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें भी उनकी छवि अलग तरीके से है, और जो बीजेपी पर भरोसा करते हैं उनमें भी छवि। लेकिन चुनावी माहौल में ये तीनों बड़े चेहरे उतरेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ कितने बड़े चेहरे हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में गए थे बीजेपी का चुनाव प्रचार करने, और चाहे बिहार में गए थे, तो उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे, जहां जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया वो जाहिर तौर पे वहां पर बीजेपी जीती है। तो इस बार जो कयास लगाया जा रहा है, और एक तरह से पूरा पक्का भी है कि जैसे लिस्ट जारी होगी बीजेपी का, अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या से क्यों लड़ेंगे? तो जाहिर तौर पर अयोध्या अवध का सीट है, और वहां से पर उस इलाके में 82 विधानसभा सीट है, और अयोध्या के आसपास के जिलों को अगर देखें, अंबेडकर नगर और तमाम संत कबीर नगर को वो इलाका देखें, तो वो बीएसपी का गढ़ माना जाता है। अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर तौर पे जो वो अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बिल्कुल मैं आपका रुख करूंगी। सियासी धुरी अयोध्या ने तय किया है, और यही वजह है कि सीधे सीधे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और सिर्फ इसका असर उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला है अमित। ये आने वाले दिनों में हमें अयोध्या का असर भारत की चुनावी राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। 2024 में भी इसका असर होगा। बीजेपी का ये कोर एजेंडा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। खबर तो ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से मैदान में उतरने वाले हैं, तो दिनेश शर्मा के बारे में यह कहा जा रहा है कि लखनऊ वो सीट जहां से उनकी उम्मीदवारी होगी। यानी साफ है, बीजेपी अपने सभी कद्दावर नेताओं को चुनावी रण में उतार रही है, ताकि इसका सीधा मैसेज जनता के बीच जाए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश में इसका अच्छा मैसेज आएगा। साथ ही विरोधियों पर तंज किया तो वो अयोध्या दर्शन करने नहीं जाते। कहा कि देश में ओबीसी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से भी लड़ेंगे बहुत अच्छा होएगा, मगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उससे कहीं मतलब उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये खाली अवध क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में भी इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा, और मैं तो इतना ही कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और एक जो मैसेज है बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो अयोध्या से भागते रहे हैं, और उसका कारण उनका एक ही था कि हम जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो अयोध्या राम का नाम तो आज जप लेंगे, लेकिन वहां पे दर्शन नहीं करने जाना चाहते थे। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव लड़ने की खबर से संत समाज और रामनगरी के लोग बेहद खुश हैं। संतों का कहना था कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से यह मांग की थी। साथ ही ये भी कहा कि इसका असर पूरे प्रदेश की सीटों पर पड़ने वाला है। हम लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि योगी श्री आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ें, और इसको लेकर के हम लोग, मैं तो स्वयं जो है कई बार प्रधानमंत्री गृहमंत्री को हमने पत्र भेजा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए। तो ये जैसे सुनने को मिला तो ये एकदम ऐसा खुशी का ऐसा आ गई, और पूरे अयोध्या में एक उत्सव का माहौल हो गया है। साधु संत धर्माचार्य अयोध्या वासी बेहद खुश हैं।
चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी से योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 14 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी छोड़ने वालों में ज्यादा वो नेता हैं जो पहले बीएसपी या समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं। एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। उनके साथ बीजेपी के बागी एमएलए भी मिले। मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी को 2017 से पहले वाले आंकड़े पर लेकर आएंगे। ये दावा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, लेकिन चुनावी माहौल में क्या होता है इस पे हम सभी की निगाह है कि औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पत्ते खोले। वो अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और दावा किया है कि वो आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ दूसरे दलों से आए 14 विधायक भी साइकिल पर सवार होंगे। इनमें कई विधायक भी शामिल हैं। यही नहीं, योगी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो सकते हैं। यही वजह कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में थे और 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इस बीच बड़ी खबर, देश में कोरोना का आंकड़ा कहां पहुंच चुका है ये हम आपको बताते हैं। 2,64,000। कल के मुकाबले आज भी आंकड़े बढ़े हैं। 24 घंटे में 1,09,000 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। देश में 12,72,000 एक्टिव केसेस की संख्या। देश में पॉजिटिविटी दर 14.78% और देश में 2,64,000 नए कोरोना के मरीज आ चुके हैं। कल की तुलना में आज एक बार फिर ज्यादा आंकड़े हैं। 24 घंटे में 1,09,000 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली ये तस्वीरें, ये आंकड़ा। रवि सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में उछाल। देखिए, एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले 2,47,000, 2.5 लाख से कम केस आए थे, लेकिन आज 2.5 लाख से ज्यादा केस है। 2,64,202 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं और जो एक्टिव केस है वो इस समय 12 लाख से ज्यादा है। तो केसेस में लगातार उछाल हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है और पीक की तरफ ये पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि हम पीक की तरफ जा रहे हैं। पीक कब होगा इसका अंदाजा अभी नहीं लगा जा सकता, लेकिन अलग अलग राज्यों में और वहां की स्थिति अलग अलग होगी। तो किसी बड़े शहर में पीक पहले आएगा, यानी कि दिल्ली, मुंबई और जैसे बड़े शहरों में जो ओवर क्राउडेड जो शहर है वहां पर पीक पहले आएगा। इसके बाद फिर धीरे धीरे दूसरे राज्यों में फैलेगा। तो फिलहाल केसेस में आने वाले दिनों में और भी अभी उछाल देखने को मिल सकता है, जैसा कि सरकार के हमारे सूत्र और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। चलिए, फिलहाल शुक्रिया।